ये लाल किताब किधर है? ये पड़ी लाल किताब। लाल बादशाह। लाल बादशाह। हाँ, लाल बादशाह जी। छुट्टियाँ क्यों हो रही? इनकम टैक्स फेडरल एक्साइज बीडी। ऑन कर रही कैमरा और वीडियो दोनों होगी। सॉरी, उधर ही रहने में देख लेते हैं। इसको आप ऐसे करो, minimize, इसको और इसको करो मैक्सिमाइज, और यहाँ पे वीडियो और क्लास। जी डियर पार्टिसिपेंट, प्लीज गाइड अस के बोर्ड विजिबल है आप लोगों को और ऑडियो भी आपको आ रही है। यस सर, थैंक यू वेरी मच। Okay, let's start in the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Till now, आज की क्लास जो है वो बेसिकली क्लास बिलोंग्स टू बैच टू। बैच टू की क्लास है, बट जैसा कि बैच थ्री उनके पास टाइम थोड़ा है, तो हमने उनके टाइम को यूटिलाइज करने के लिए उनको भी साथ में लाया कि आज आप इनविटेशन पे ये क्लास अटेंड करें। कल भी उन्होंने क्लास अटेंड की और आज भी की। बैच टू का सेल टैक्स कंप्लीट है जी, और ईच एंड एवरीथिंग जो है उसमें डिस्कस हो गया सेल टैक्स में। बैच टू की जी कंप्लीट हो गई है, और बैच थ्री एज अ गेस्ट है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जिसको ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए, लगाने के लिए जो एक्ट है वो है फेडरल एक्साइज एक्ट, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये साफ जाहिर है कि 2005 में आया, इससे पहले कोई और होगा। तो जो इससे पहले था वो कौन सा था, तो उसके बारे में चलते हैं। तो वो सेंट्रल एक्साइज एक्ट तो 1944, ये इस डेट तक पहुंचने से पहले पहले ये लागू रहा। डेफिनेटली द पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947, तो ये 1944 वाले को सेंट्रल एक्साइज एक्ट को अडॉप्ट कर लिया गया होगा, और स्लाइड चेंजेस के साथ जो हर साल आती हैं उसके साथ ये कंटिन्यू रहा, ये ताकत में रहा, ये इन फील्ड रहा। जो कि कानून लागू होता है, जो वक्त हाजिर में लगा होता है, उसे कहा जाता है इज इट इन फील्ड और नॉट। तो ये इन फील्ड रहा, ये इन फोर्स रहा और काम चलता रहा। लेकिन फिर ज़रूरत महसूस की गई, और जब ये ज़रूरत महसूस की जाती है ना कि इसको चेंज किया जाए, तो ये रिफॉर्म्स का अमल होता है कि क्या ज़रूरत है।
क्या क्या क्यों चाहिए, कि बहुत सी चीज़ें कम्प्लेक्स हो गई हैं, इसमें नई चीज़ें आ गई हैं, तो इसमें छोटी छोटी चेंज करने की बजाय एक बड़ी मेगा चेंज की जाए और चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाए, एक नई जो स्ट्रेटजी है उसके साथ आया जाए। तो फिर आया गया और 2005 के अंदर जो फेडरल एक्साइज एक्ट है उसको लेके आ गया। पूछा जा सकता है सिंपली कि कौन सा कानून है, आप कहोगे इस वक्त ये है। पूछा जा सकता है कि इससे पहले कौन सा था, आप कहोगे ये है। ऑन है, Yes. चल रही है ना। फिर पूछा जा सकता है कि कोई, क्योंकि देखो एक्ट कोई भी है, इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए रूल्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो कौन से रूल्स हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, इनकम टैक्स को चलाने के लिए उसकी जो मनोवन जो चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए रूल्स भी हैं कोई, बिल्कुल हैं। इनकम टैक्स रूल्स कितने कौन से हैं, इनकम टैक्स रूल्स 2002 है, ठीक है। तो इसी तरह इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो फेडरल एक्साइज रूल्स हैं वो 2005 हैं। फिर ये पूछा जा सकता है कि किस डेट को ये इन्फोर्स हुआ। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 की इन्फोर्स होने की डेट क्या है, तो वो है 1/7/2005, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के अंदर टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो आप फौरन कहेंगे कि जी के चैप्टर कितने हैं, 6 हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर जो सेक्शंस हैं वो कितने हैं, आप कहेंगे 48। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या फेडरल एक्साइज एक्ट में कोई शेड्यूल्स भी हैं, आप कहेंगे बिल्कुल शेड्यूल्स हैं। उस वक्त की और बात होगी जब ये होगा तो मुख्तलिफ चेंजेस आई होंगी, तो आप कहेंगे शेड्यूल हाँ बिल्कुल है। अच्छा, 1 जुलाई 2021 से पहले 4 शेड्यूल थे, लेकिन जब ये फाइनेंस एक्ट 2021 जब आया तो चौथा जो था, फोर्थ वाला था, उसको ओमिट किया गया और पीछे 3 रह गए। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है। तो अब तक अगर हम देखें तो क्या हो चुका है, हमने हमने कोई एक एमसीक्यू ये हो सकता है, 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 एक एमसीक्यू शेड्यूल्स का हो सकता है, एक एमसीक्यू सेक्शंस का हो सकता है, एक एमसीक्यू चैप्टर्स का हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपने इनको क्रैमिंग करनी है, इसमें लॉजिक कोई नहीं, इसमें टोटली सारे का सारा क्या है, रट्टा है आपका। अपने रट्टे को इस लिहाज से आपने बेहतर करना है और इन चीज़ों को आपने पक्के तौर पे याद कर लेना है। अब आ जाता है, अच्छा अगर इससे भी बढ़कर चले तो वो पूछेगा तो नहीं और कभी पूछा भी नहीं है और ये लॉजिक भी नहीं बनता कि ये जब आया था तो 2005 जो फाइनेंस एक्ट है, तो जो फाइनेंस एक्ट आया था 2005 में उसके फर्स्ट शेड्यूल के थ्रू आया था। उसके जब फाइनेंस एक्ट आया तो फाइनेंस एक्ट के भी शेड्यूल थे, शेड्यूल के एनेक्सेस की तरह होते हैं कि ये फाइनेंस एक्ट है तो इसके एनेक्सर देखिए कि आगे क्या लगे हुए हैं, अपेंडेड क्या है इसके साथ जुड़ा हुआ क्या है। तो जुड़ा हुआ जो पहला शेड्यूल था फाइनेंस एक्ट 2005 का, जो पहला शेड्यूल था उसके साथ जो जुड़ा हुआ था, जो उसके साथ अटैच किया गया था, पिन लगाई गई थी, वो क्या था, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। अच्छा, हाँ तो बात होगी, ये तो हो गया जी कि जो क्रैमिंग वाला है। अब ये फेडरल एक्साइज एक्ट ये लगता किन पे है,
किन पे लगेगा, कौन से इसके परव्यू में आएंगी चीज़ें। तो वो कहता है हमने सेल टैक्स में भी पढ़ा था कि किस पे लगेगा। वो 5 की चीज़ें वो इंसर्ट की हुई थी जो मैं बताया करता था कि मैन्युफैक्चरिंग पे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन और कंजप्शन पे। 5 है। ठीक है, तो ये किस पे लगेगा, ये भी मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर क्या, मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। ठीक है, फिर प्रोड्यूस, फिर और किस पे जी, इसके बाद इंपोर्ट और कंजप्शन। ये हैं वो चीज़ें जिनके ऊपर हमारा एक्सरसाइज होने जा रहा है। ये किन पे और किस पे, गुड्स और सर्विसेज दोनों पे। गुड्स और सर्विसेज की ये, अगर गुड्स मैन्युफैक्चर होंगी, प्रोड्यूस होंगी, इम्पोर्ट होंगी, कंज्यूम होंगी, तो फिर क्या होगा। अब वो गुड्स कौन कौन सी हैं वो हमें आगे जाके पता चलेगा। आमतौर पे जो सबसे आगे आती हैं वो सिगरेट्स वगैरह होती हैं, जो कि हमारे ड्रिंक्स होते हैं वो वाले होते हैं। और भी बहुत सी सारी चीज़ें, अगर आपने सारी चीज़ें वो देखनी है कि किन किन पे लग रहा है, तो आपको शेड्यूल खोल के, शेड्यूल को आप पढ़ते जाएंगे, उसमें सीमेंट भी आ जाएगा, उसमें और बहुत सी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इन्होंने उसमें शामिल किया होगा चीज़ों को। लेकिन ज़्यादातर स्टार्ट होगा, सिगरेट की बहुत ज़्यादा अक़साम होगी, बीड़ी होगी, ठीक है, नस्वार होगी, सिगार होंगे, और पता नहीं किस किस तरह की नस्ल की चीज़ें लिखी होंगी तंबाकू से रिलेटेड। ठीक है, जो हमने सुनी भी नहीं होगी। जो जो स्मोकर्स हैं उनको तो पता होगा, लेकिन नॉन स्मोकर हो सकता है उनके जेहन में भी होगी ये भी नस्ल होती है, तंबाकू से ये प्रोडक्ट भी बन जाती है। सूंघने वाली भी लिखी हुई है उसमें, कि वो जो हाँ हाँ, नहीं वो बहुत आगे नहीं जाना, वो तो देखिए कंट्राबैंड बैंड आइटम्स में आ जाता है। लेकिन ये कि जो अलाउ है, विनस्वार भी कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है ना, ठीक है, लेकिन वो भी, हाँ, गुस्सा नहीं कर जाना अगर विनस्वार इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं वो शान तो नहीं होती, लेकिन बेचारा जिस सोसाइटी में रह रहा होता है, वो लोग वो काम कर रहे होते हैं, तो वो भी शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, इंपोर्ट और कंजप्शन पे ये वाला एक्साइज जो है वो लग जाएगा। अब लगेगा गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर, लेकिन हर एक नहीं होगी। जो वो कहेगा उनके ऊपर लगेगा, जो वो नहीं कहेगा उन पे नहीं लगेगा। अच्छा, सर्विसेज जो पाकिस्तान में होंगी, वो जो ओरिजिनेट हो रही हैं और कंज्यूम हो रही हैं उन पे भी, और अगर सर्विस ओरिजिनेट हो रही है पाकिस्तान से बाहर लेकिन कंज्यूम हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो उस पे भी ये लग जाएगा। जिस तरह हर एक्ट, ऑर्डिनेंस, इसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये अपने जो ये चाहता है उस अल्फाज को उस तरह मीन्स करार दे देता है। इसके लिए डेफिनेशन क्लास होती है, तो इसकी भी डेफिनेशन क्लास है। तो इसमें जो चीज़ें इसने डिफाइन की हैं उनको समझने के लिए हम सेक्शन 2 में जो भी डेफिनेशंस हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अगर कोई इसका वो बना रहा होता है स्क्रीनशॉट, तो मेरे साथ शेयर भी कर दिया करे। अगर कोई बना रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, उसके पास मेरा नंबर है, वो शेयर कर दिया करे, मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करूँगा, ताकि ये वाली चीज़ें आप सब तक पहुँच जाएँ। अगर आप कहते हैं ना कि सर ये मेरे पास है, मैं बना लेता हूँ, ये भी तकरीबन 6-8 क्वेश्चन तो हमने बना लिए इसके ऊपर से, तो वो मुझे शेयर कर दे, मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, तो सारे स्टूडेंट उससे बेनिफिट ले सकते हैं। नहीं चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, आपकी तस्वीर नहीं आ रही। हाँ, तस्वीर भी खैर है, बोर्ड की आनी चाहिए, मेनली बोर्ड की आनी चाहिए। इसमें बोर्ड आप दिखाना चाह रहे हैं। अब डेफिनेशन को 1 बाय 1 कर लेते हैं।
पहली डेफिनेशन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये है अथॉरिटी एडजुडिकेटिंग वाली। ये वो अथॉरिटी है जो कि फेडरल एक्साइज एक्ट के अंडर रहते हुए फैसला दे सकती है, आर्डर या जिसे हम डिसीजन कह सकते हैं उसको पास कर सकती है। अथॉरिटी जो कि फेडरल एक्साइज एक्ट के अंडर जिसको पावर दी जा रही है, जिसको अथॉरिटी दी जा रही है कि आप आर्डर या फैसला वो दे सकते हैं, तो उस अथॉरिटी को क्या कहा जाएगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब वो कहेगा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को हमें बता दिया जाए कि वो कौन सी हैं। तो उसने कहा कि मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि जो अथॉरिटीज होती है ना एफबीआर के अंदर, उन अथॉरिटीज में मैं दो अथॉरिटी को निकाल रहा हूँ, बाकी सारी की सारी अथॉरिटी क्या होंगी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी। तो वो किन को निकाल रहा है? एक्सक्लूड किन को कर रहा है? वो एक्सक्लूड दो को कर रहा है। एक एक्सक्लूड कर रहा है वो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू को, और दूसरा वो एक्सक्लूड कर रहा है बोर्ड को। तो ये वो अथॉरिटीज हैं जिनको वो निकाल रहा है, जिनको वो एक्सक्लूड कर रहा है। बाकी सब वो क्या कह रहा है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होती है? जो आर्डर पास कर सके या डिसीजन दे सके अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। ये था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगली डेफिनेशन पे आते हैं। बाहर कौन से निकले दो? एक एपलेट ट्रिब्यूनल है, दो अच्छा, हाँ क्या आप लोग आपस में बातें किए जा रहे हैं। सेकंड है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से क्या समझ आती है? यहाँ से हमें वो समझाना चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने टैक्स पे करना है, और टैक्स पे करना है फेडरल एक्साइज एक्ट वाला टैक्स आपने पे करना है। आपको अलाउ कर दिया जाता है कि फलां चीज को माइनस कर दो, तो जो वो माइनस कर रहे हो वो क्या है? वो एडजस्टमेंट है। आप यहाँ पे भी इस तरह सेल टैक्स एक्ट में सेल करते थे, और सेल करते हुए टैक्स इकट्ठा करते थे कि आप एक तो अपनी चीज बेच के अपने पैसे लेते थे, और साथ में एफबीआर के पैसे इकट्ठे कर लेते थे। ठीक है। और जब आप एफबीआर के पैसे इकट्ठे कर देते थे, तो फिर उसमें से आप माइनस करते थे जो आपने एफबीआर को दिए हुए हैं, क्योंकि आप परचेज जब करने चाहते थे तो आप कुछ देते भी थे ना। ठीक है। तो आप जो इकट्ठे करते थे उसमें से जो देते थे वो माइनस कर लेते थे। ठीक है। और बाकी कहते थे मैंने ये देने। अब ये जो माइनस करने वाले हैं ना, ये है वो एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट को फिर वो कह रहा है कि एडजस्टमेंट मीन डिडक्शन। एडजस्टमेंट का मतलब है डिडक्शन करना, माइनस करना। जो कि आपने पे किया हुआ है उसको माइनस कर लो, और इसको कह दो कि ये एडजस्टमेंट है। और वो आपने पे किया था, जो भी एफबीआर ने आपको प्रिस्क्राइब्ड मैनर बताया हुआ था, प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर बताया हुआ था, उसके थ्रू आपने पे किया हुआ था। तो इट वाज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन डिडक्शन। एडजस्टमेंट मीन्स डिडक्शन। और डेफिनेटली आपने जो चीज़ें खरीदी होंगी उनको कहीं ना कहीं कंज्यूम तो किया होगा, क्योंकि अगर आपने एक्साइज वाली गुड्स खरीदी हैं, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस। ठीक है। तो मैन्युफैक्चर यहाँ मैंने लिखा था ना कि किस पे होगा? आपने मैन्युफैक्चर करने के लिए वो गुड्स खरीदी होंगी, प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये वो उनमें जो आपने पे किया होगा एक्साइज, वो यहाँ पे डिडक्शन ले रहे होंगे, और इसी डिडक्शन को आप कह रहे होंगे इट इज एडजस्टमेंट।
आगे हम सबको पता है कि एपलेट ट्राइब्यूनल, और जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज ATIR। ATIR, एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। डियर स्टूडेंट्स, एक टैक्स पेयर होता है, टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करता है या उसके कोई और मामला होते हैं, वो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू के पास जाते हैं जो कि AC होता है या DC होता है, जिसको AC DC IR कहा जाता है, जिस तरह इंस्पेक्टर IR होगा या होते हैं। तो ये ये उसके खिलाफ डिसीजन देते हैं, वो बंदा डिसीजन को उठा के भाग के ले जाता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील भी उसके खिलाफ डिसीजन दे देता है, तो उसके पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है कि वहां जाके अपनी अपील कर दे, वो होता है एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। तो एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू को फेडरल एक्साइज एक्ट में कैसे डिफाइन किया गया है, वो है ये। तो उसने कहा कि मेरी कोई अलहदा से डेफिनेशन नहीं है, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जिस तरह एपलेट ट्राइब्यूनल को कहा गया है, मैं भी वही मानता हूँ। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू को सेक्शन 130 के अंदर डिस्कस किया गया है। तो ये आप लोगों ने, मैं बार बार कहता हूँ कि दिस वाज द क्वेश्चन विच आई वाज टेस्टेड, जो मेरे पेपर में भी आया था। तो आप लोग ये ज़हन में रख सकते हैं कि क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे और इससे मिलते जुलते आएंगे। तो आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। और अगेन एंड अगेन आई एम्फसाइज, टाइटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओनली 3 से 4 पेजेस। यार इतने तो बंदा ना, जिसने कुछ अचीव करना हो वो ना घोट के पी जाता है कि यार ये तो मैंने छोड़ना ही नहीं है। और हर वक्त अपने से अलहदा नहीं करना। जो स्टूडेंट्स आज आए हैं उन्होंने डेफिनेटली मेरे यूट्यूब पे लेक्चर सुने हैं, तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि टाइटल वाले पेजेस का प्रिंट निकाल के अपनी जेब में ज़रूर रखें, प्रिंट निकाल के अपने। और ये गारंटी करता हूँ आपको कि ये आपको बड़े तगड़े नंबर देंगे, बड़े तगड़े नंबर देंगे आपको इंशाल्लाह। और दूसरा, कारवान की बुक मैंने आपको शेयर की हुई है, कारवान की बुक शेयर की है मैंने। तो कारवान की बुक से MCQs का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, एक मैंने ICA में किया, तो आपकी तकरीबन आधी 50% सक्सेस ये होती है कि आप ये देखें कि एग्जामिनर करने क्या जा रहा है, आप एंटिसिपेट करें, ठीक है, एंटिसिपेट करें और एंटिसिपेट करके फिर उस तरीके से अपने आप को तैयार करें। इस वक्त अवेलेबल बुक्स मार्केट में जितनी भी हैं, उनमें से कारवान की कंपैरेटिवली सबसे बेहतर है, ठीक है। तो आप एंटिसिपेट करें कि जब FPSC वाला आजकल में पेपर बनाना शुरू करेगा, ये मुझे नहीं पता बट मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि अगर उसने 21 को पेपर लेना है, ले नहीं पा रहा, लेकिन शायद अगर वो 21 को लेना चाहता है तो वो पेपर बनाना कब शुरू करेगा? 15 दिन पहले कर देगा, पैकिंग चेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज पे जो है पहुंच, सारा प्रिंटिंग अमल बनना है, 125 लोगों की तैयारी होनी है, तो पेपर 15 दिन पहले तो जरूर बन जाएगा, ठीक है। तो इस वक्त मार्केट में उसके पास बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल कौन सा है जिससे वो क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। तो बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल में से एक लाल किताब है, तो लाल किताब में उसको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो FPSC वाला मेहनत इतनी नहीं करेगा, वो उसको बने बनाए क्वेश्चंस की वो कोशिश करेगा। तो बने बनाए क्वेश्चन में जो बेहतर चल रहा है वो कारवान चल रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि साथ साथ कारवान की बुक सेंड हो चुकी है और कारवान के सारे MCQs शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमें मिल चुके हैं कि वन टू ऑल उन्होंने तैयार करके हर चीज़ के एक खिदमत के नेचर से कि वो जो उनका आथर है उसने मुझे भी सेंड कर दी है। तो वो हम वो हमारे बैंक में शामिल होकर आपसे टेस्ट होंगे, ठीक है। तो आप उनको पढ़ना शुरू करें MCQs को। इल्मी वाले भी हमारे कंप्लीट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उसकी मेरी चेकिंग रह गई है कि मैंने उसको करेक्ट करना है, तो उसमें
थे वो करेक्ट तो थे, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो उस वक्त तो करेक्ट था अब गलत हो चुका है। लाइक एक नोट कर लें कि हम लोगों ने पढ़ाया था कि आपने तो पढ़ा नहीं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कि किराया अगर सालाना कितना आए कि वो एग्जेम्प्ट है टैक्स से। किराया अगर आप 3 लाख या इससे कम ले रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ये 1/7/2021 से पहले, 1/7/2021 से पहले अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपने किराए पे चढ़ाई हुई है और उससे किराया ले रहे हैं 2 लाख या इससे कम, तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हो गया है कि 2 लाख की बजाय 3 लाख हो गया है, और इसकी डेट कौन सी है, इस डेट से। तो ये मैं ये अपडेट करवाना चाहता हूँ, और ये जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम बता देंगे कि ये अब बात कुछ इस तरह से है। अच्छा, तो एपलेट ट्रिब्यूनल को से बात शुरू हुई थी और पेपर से बात आ गई थी, तो सेक्शन 130 जो है एपलेट ट्रिब्यूनल वाला। अब आगे डेफिनेशन कौन सी करवाता है, आगे बोर्ड। तो बोर्ड का सबको पता है कि बोर्ड क्या है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। पेपर में आ सकता है, वो कहता है फेडरल एक्साइज एक्ट कि मैं बोर्ड को कहता हूँ कि ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, और ये सेक्शन 3 है एफबीआर एक्ट 2007 का। एफबीआर एक्ट 2007 का, उसके मुताबिक ये बोर्ड बना हुआ है। और बोर्ड करता क्या है, ये कलेक्शन जो टैक्सेस है पाकिस्तान में, कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस की दी हाईएस्ट बॉडी, दी हाईएस्ट सबसे बड़ी, जिसके साथ दी लग जाता है, हाईएस्ट होता है कि बड़ा, तो सब जो बड़ा है, लेकिन दी हाईएस्ट जो सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करने का की बॉडी है वो कौन सी है, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, अभी ये हो गया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किस सेक्शन के थ्रू बनाया गया, सेक्शन 3 एफबीआर एक्ट के। बोर्ड को अपॉइंट कौन करता है, ये पेपर में आ सकता है कि बोर्ड को भी क्या कोई अपॉइंट करता है, ठीक है, तो ये एफजी करती है। बोर्ड कौन से टैक्सेस को कलेक्ट और एडमिनिस्ट्रेट करता है, आप कहोगे फेडरल टैक्सेस को जो वफाकी टैक्सेस हैं, ठीक है जी। और वफाकी टैक्सेस में कौन से तरह के टैक्सेस हैं, आप कहोगे दोनों तरह के हैं, जो कि डायरेक्ट हैं और इनडायरेक्ट हैं। फिर वो पूछेगा कि डायरेक्ट की कोई एग्जांपल पूछ सकता है आपसे, तो आप कहोगे इनकम टैक्स, ठीक है। सिर्फ जो हाँ, और कौन सा है, प्रॉपर्टी से, हाँ कैपिटल। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि कंफर्म पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि डायरेक्ट टैक्स बेटा बताएं कौन कौन सी। डियर कैंडिडेट को कहते हैं जी मिस्टर, उनको नाम तो सामने पड़ा होता है, मिस्टर राव फला, प्लीज टेल अस अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस। सो यू विल से सर, नंबर 1 इनकम टैक्स enforced are governed through Income Tax Ordinance 2001 and capital value tax. Then for excise and taxation is collecting property tax. So these all are examples of property tax। income from property वाली बात भी वो तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ चुकी है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो या इनकम फ्रॉम बिजनेस हो या कैपिटल गेन हो, तो ये वाला प्रॉपर्टी जो है जो कि सूबे लेते हैं अपने एक्साइज डिपार्टमेंट के थ्रू। पंजाब में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब है, तो वो वाले जो प्रॉपर्टी टैक्स लेके जा रहे होते हैं ना आपसे, या कंटोनमेंट बोर्ड वाले जो ले रहे होते हैं जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स, तो वो आप डायरेक्ट हो रहा होता है। और ये इनडायरेक्ट में तो आपके पास बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। सेल टैक्स जो भी पढ़ा हमने, जो अब पढ़ रहे हैं, फिर कस्टम जो लग रहा होता है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये एफबीआर का हमने तकरीबन काफ़ी हद तक जो चीज़ें जो एफबीआर कर रहा होता है उसको देख लिया कि लाइक के बोर्ड का मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेक्शन 3 के थ्रू बना, एफबीआर एक्ट 2007 के अपॉइंटमेंट फेडरल गवर्नमेंट करती है,
टैक्सेस कौन से इकट्ठा करता है, ये फेडरल वाले करता है, प्रोविंसेस वाले नहीं करता। फेडरल में कौन से टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में कौन से इनकम टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स और प्रॉपर्टी। ये जो कैपिटल वैल्यू होती है, जो कैपिटल एसेट्स होता है, उस पर सेल और परचेज पे टैक्स लग रहा होता है, तो वो वाला कैपिटल वैल्यू टैक्स। और इनडायरेक्ट में सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, यही मेरे जहन में अभी आ रहे हैं। आगे बोलते हैं। आगे वो एग्जाम्पल कहता है कि मुझे बताओ चीफ कमिश्नर कौन होता है। तो जिस तरह आपको याद होगा कि हमने सेक्शन 30 हमने जब सेल टैक्स पढ़ा, अब इसको लिख लेते हैं, चीफ कमिश्नर साहब, चीफ कमिश्नर साहिब। अभी चीफ कमिश्नर साहब जो हैं, हाँ ये नाम आ सकता है बिल्कुल, ही वाज माय डीजी, और वो बंदे थे जब मैं IPR से आ रहा था तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन